बसर यूं जिंदगानी हो रही है कि खुशहाली कहानी हो रही है, जिसे निगरान हुकूमत कह रहे थे हुकूमत वो पुरानी हो रही है। वे नई पार्टी है बनने जा रही, लोग फिरा रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? माशाल्लाह पटवार खाने सीधा ही इधर नु आ गए यार अपनी माशाल्लाह शॉप्स हैं। अच्छा कच्चियां खजूरां बेच देन। लेकिन यार होस्ते वास्ते भाई अच्छे ने इंसान भी इंजदे होने चाहिए जेड़ा अपने बच्चे ना बीवी ना प्यार करे। अच्छा जी, मैं इस करके मैं यकीन करो मैं इन्होंने पूछा मैं तुसी अपनी बीवी को ना क्यों डरदे जे? कहंदे मैं अपने अब्बू ते गया ना। तो मैं इन्हू भी पूछा मैं कहा भाभी को डरना, कहंदा नहीं। मैं कहा की करना? कहंदा खलो के चपेड़ां खाई दियां। भाई घरों निकले थे ना सिर तक खून निकल रहा। मैं कहा की होया? कहंदे नहीं बीवी ने तो नहीं मारिया। ठाकुर साहब की बीवी ने इन्होंने बड़े प्यार ने कहा कि ठाकुर साहब दुनिया ते केड़ी मखलूक है जिहदी जुबान सब तो लंबी है? अगो कहंदे वेला हम फिर तो लड़ाई दे बहाने लग रही है। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पहले सिंगर हुआ करते थे और अब बहुत पुरजोर पॉलिटिशियन होते हैं। बराबरी पार्टी पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब जवाद अहमद। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एमपीए थी पंजाब असेंबली के अंदर, मोहतरमा अनीजा फातिमा। वेलकम टू द शो। ये आज फिर मेरे जवाद अहमद साहब आए हैं। लव यू सर। बहुत शुक्रिया। अनीजा फातिमा जी एक्स MPA PMLN की। अच्छा। और जवाद अहमद साहब फकत सिंगर नहीं ठाकुर सियासतदान भी हैं। सियासतदान भी हैं। पिया जी ये हमारे ऐद की दो जानी मानी मिसालें। ऐसा सियासत और सिंगिंग के अलावा इनके दिल में अपना पाकिस्तान भी है। मेरा शेर जी जवाद भाई ਵੱਲੋਂ कि तां नहीं हुंदी गल माड़े दी, तां नहीं हुंदी गल माड़े दी, किस्मत जो नहीं वल माड़े दी ते गोली बन के निकलेगी, गोली बन के निकलेगी, एक दिन वेख ली गल माड़े दी। वो चोरी चोरी मुझे तकता है, वाह वाह वाह। इसीलिए मेरी आंखों को जचता है। ये नसीब नसीब की बात होती है कैसर, वरना हर कोई टिंड करा के वैन डीजल नहीं बन सकता। जी जवाद अहमद साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत यार, बिल्कुल ठीक ठाक। सर पहली बार आपकी आवाज सुनी थी तो गाना था बोल तुझे क्या चाहिए। बोल तुझे क्या चाहिए से याद आया नून लीग की हुकूमत का क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं? जी, जिन हालात में मिली थी खुशी बनती तो नहीं थी, लेकिन हमने खुशी का सामान कर लिया है। अच्छा अभी बनती है? बेहतरी की तरफ तो जा रहे हैं। आपने बेहतरी किसका नाम रखा हुआ है? जो तबाही से निकलने को कहते हैं। ओए होए होए। और आपके ख्याल से आजकल हालात बेहतरी वाले हुए हैं? देखें जी, जिस नहज पे मुल्क पिछले कुछ सालों में खड़ा हो गया था, उसके बाद अब जो हालात हैं हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त। मुझे मैंने पूछा, आप ही से मैंने पूछा, मैंने कहा कहती मुल्क तरक्की कर रहा है। मैंने कहा ऐसे? कहते पहले डॉलर 186 रुपए का था, अब 311 रुपए का। तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा? यार लेकिन आप भूल गए कि डॉलर 104 पे भी था। कोई टाइम मशीन इन्वेंट कर दें, वापस कैसे जाएं हम? चला जाएगा। मुझे ये बताइए जवाद साहब, ये तो चले हुकूमत में हैं, आप क्या कहते हैं आजकल के हालात के बारे में? देखिए इन्होंने जिस चीज का नाम बेहतरी रखा हुआ है ना, पहले उसका नाम तब्दीली रखा हुआ था। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताएं, बड़ा आपने 3.5 साल क्रिटिसिज्म किया है और जम के और रज के किया है, तो अब क्रिटिसिज्म उतने ही जज्बे से कर रहे हैं या नहीं, और हदफ चेंज हुआ या नहीं? देखिए मैं साबिक वज़ीर आज़म को एक बयानिए बाज आदमी समझता हूँ। एक होता है बयानबाज, एक होता है बयानिया बाज। वो बयानिए बनाते हैं
वो उनका काम है रोज़ ट्विटर पे आके एक ट्वीट कर देना या फेसबुक पे आके एक पोस्ट लगा देना और उसके बाद आराम से लंबी तान के सो जाना, फिर लोगों से मुलाकातें करना, फिर दिल में आना, फिर टीवी के सामने आ जाना, 10-12 बातें करना, फिर सो जाना। चाहे उनकी बातों से फसाद फैले, चाहे उनकी बातों से इंतशार हो मुल्क में, चाहे उनकी बातों से अदम इस्तेहकाम हो सियासी, चाहे उससे लोगों को भूख से जो है ना बेड़ा गर्क हो जाए, उनका गुर्बत हो जाए, तालीम ना मिले, इलाज ना मिले, वो अब यहाँ ही काम करते रहते हैं। मेरे ख्याल से ना पाकिस्तान में इतना बड़ा फ्रॉड किस्म का बयानीबाज कभी नहीं आया। अब ये जो है साहब इस वक्त क्या कर रहे हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ। इस वक्त ये कर रहे हैं कि पहले ही कहते थे कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है मेरी, वो अमेरिका ने गिराई है, और अब ये अमेरिका से कह रहे हैं कि मुझे वापस लाओ। रोज़ इंटरनेशनली कैंपेन्स कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जा रही हैं, वो पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ जा रही हैं। उसमें बहुत सारे सहाफ़ी इनके साथ मिले हुए हैं और वो इनके साथ मिल के कैंपेन चला रहे हैं। देखें, इस बंदे को मुल्क का एहसास ही नहीं है। सियासत कुछ और चीज़ होती है और अपने आप को नुमायाँ करना वो और चीज़ होती है। तो मैं ख़त्म करता हूँ इस बात पे कि देखें, कैमरे जो होते हैं ना, आप कैमरे के आदमी हैं, ये लोग इनके नहीं हैं, इनको पता नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि उन्होंने कभी कैमरे में अपने आप को देखा नहीं, टेलीविज़न पे, सिनेमा में। कैमरा इंसान को पागल कर देता है। अच्छा, कैमरे की अगर आपको वो हो जाए ना, वो कहते हैं ना एक लत लग जाए, तो इंसान फिर देखता ही नहीं है कि इसका जो मैं कर रहा हूँ उसका फ़ायदा है नुकसान है। उसको ये होता है बस कैमरे लगे हुए हैं और मैं लोगों के सामने आ रहा हूँ। इंसान पेशेंट बन जाता है, ज़हनी बीमार बन जाता है। मेरे ख्याल में इमरान बिल्कुल उसकी सही मिसाल है। लेकिन भाईजान जैसे 25-30 साल नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को आपस में बुरा कहते रहे बहुत ज़्यादा, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैंने तो पार्टी बना के ही बता दिया ना कि मैं तो इनको नहीं करता, इनसे एग्री नहीं करता। वेरी गुड सर। मैं आपको ये कह रहा हूँ, खान ने 2010 में स्टार्ट किया ये काम कि जी इलेक्टेबल्स को लेना शुरू किया, जलसे शुरू किए। उसके बाद इन्होंने एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी से पैसा लिया, वो लगाया अपनी सियासत पे, अपनी सियासत बढ़ाई, सोशल मीडिया ऑन किया। 13 साल हो गए हैं उनको कि सोशल मीडिया के किंग बने हुए हैं वो। जी। अब वो बयानिए बनाते हैं इसके ऊपर, ये आए एक तब्दीली, ये वो। अब मुझे बताएं, जो सारा कुछ ये करके आए, उस वक्त मुल्क के हालात ये थे कि महंगाई थी, गुर्बत थी, लोगों को तालीम नहीं मिलती थी, इलाज नहीं मिलता था। तो ये आते ना फिर कोई इनकलाबी पार्टी बनाते। इन्होंने अमीर लिए, अरबपति खरबपति अपने साथ लिए, सारी पार्टियों से लोग तोड़े। पहले तो उन्होंने ये गलत काम किया। जब ये आ गए 2018 में, तो फिर क्या हुआ, क्या किया इन्होंने? ये 3.5 साल 4.25 साल क्या करते रहे? मुझे तो एक ही बात पता है, 2019 में जब महंगाई और गुर्बत अभी भी है, उससे ज़्यादा है, जब इनके दौर में हुई, स्टार्ट हुई ज़्यादा होना, उस वक्त ये सबको पता है। अब तो 2019 में ये तोशा खाना से पैसे बना रहे थे। मतलब इस आदमी को मैं क्यों कहूँ कि ये पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता है? अगर वैसे अनीज़ा जी सारी आपकी दिल की बातें नहीं कर दी उन्होंने? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखे ना, तो उनको पार्टी में दावत क्यों नहीं देती हैं? जिंदगी में ना जाऊंगी। आप उनको तो देते। ये क्या बात हुई? जवाब दावत उनकी है, आपकी रिजेक्शन या इकरार होगा। आप पहले उनको दावत कहा कि उनके पास है। वो ठीक कह रहे हैं। अभी 3.5 साल में हमें बताया गया अंडे कट्टे मुर्गियां रख लो, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, फॉरेन फंडिंग कर लो, इंतशार फैला लें, फिर साइफर, फिर अपना मतलब उसके बाद आ जाए आप ये मियां साहब पे नहीं जी, तंसीबात जलाओ घिराओ, ठीक है। तो ये हमने 3.5 साल में ही देखा। तो जब आप इस चीज में से पाकिस्तान को निकालेंगे तो आप किसी तरफ पाकिस्तान को लेके नहीं, मैं तो जाएंगे भी वो बात ही नहीं कर रहा कि निकालना। मैं तो कह रहा हूँ कि वो उन्होंने बातें आपके कैसी लगी आपको? उनकी बातें पाकिस्तान के आज़ाद शहरी हैं और वो जो उनकी राय है वो बहुत कीमती राय है और उनकी बातें बहुत अच्छी होती हैं। बहुत अच्छी अभी बोला कि मैं कभी जिंदगी में नून लीग ज्वाइन नहीं करूंगा, वो कैसी लगी? देखिए, वो अब उनकी अपनी एक पार्टी है, ज्वाइन करेंगे तो भी 100 बिस्मिल्लाह, नहीं करेंगे, मकसद तो पाकिस्तान के लिए काम करना है ना। इस तरह देखा जाए जवाब भाई, आप इनको क्यों नहीं दावत देते अपनी पार्टी में आने की? वो भी पाकिस्तान के लिए काम करना चाहती हैं। हम अपने अपने प्लेटफॉर्म पे रह के भी पाकिस्तान के लिए काम कर लें, लेकिन पाकिस्तान के लिए कर लें, अपनी ज़ात के लिए ना करें। जिस तरह के पिछले 4-3.5 सालों में किया, उसने क्या किया? अपने जायदाद बनाई, बीवी की, बच्चों की। बच्चों की कौन सी जायदाद बनी? नहीं, कौन से, वो मुझे बताएं ना आप कि जो उनकी, वो जो कासिम और सलमान है उनकी नहीं, उनके अलावा भी और कौन सी? मेरे इल्म में नहीं है। नहीं, देखे ना, उनकी बीवी ने बनाए। अच्छा, वो वाली आप कह रहे हैं, वो वाले बच्चों की, उनके बच्चे, फिर फराग होगी, ये सारा क्या था? फराग होगी बच्चे? नहीं, फराग होगी हम बच्ची कहते हैं, वो आपने सुना नहीं है? मैं कहाँ इतने गौर सुनता हूँ जितने गौर से आप लोग सुनते हैं उनको। बेगम साहिबा ने कहा था कि वो
बच्ची है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਗਾਣੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਣੇ, ਹਕੂਮਤ 3-4 ਸਾਲ ਚੱਲਣੀ। अच्छा वो हुकूमत में नहीं आए, सियासत में आए हुए हैं। हुकूमत में तो वो आए हुए हैं जो साथ बैठी हुई हैं। सियासत तो वैसे बाद में मैडम कभी कभी दिल में आता है कि अब हुकूमत भी हमारी थी कि ये क्या किया चौधरी साहब ने जी, पकड़ के हमें असेंबली से बाहर करवा दिया। अच्छे खासे कम से कम अंदर एसी में तो बैठे हुए थे, गर्मी ही बड़ी। नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने असेंबली में तहलील किया उनसे पूछे, वो उन्हीं का बता रहा हूँ, वो क्या किया उन्होंने। आपने को वैसे कभी एक बार को टेक्स्ट ही कर देना था चौधरी साहब को पूछने के लिए कि चौधरी साहब की सूझी सी। वो चौधरी साहब ने खुद नहीं कहा कि जेडी कीती है उन भुगतनगे। ओए होए, एक तो आपको उनकी सारी बातें याद हैं, बिल्कुल। है ना? ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਲੈक्शन ਕਰਵਾ ਦਿਓ। पहले एहतसाब होगा। इलेक्शन कब होगा? देखिए, जब असेंबलियों की 5 साल मुद्दत होती है, कब हो रही है पूरी? अक्टूबर में हो जाएगी इंशाल्लाह। अक्टूबर में या 14 अगस्त को आखिरी? देखिए, और 14 अगस्त को तो ये वाली गवर्नमेंट खत्म होगी। हाँ, तो फिर खत्म 3 हो महीने का इंटरिम पीरियड होता है, फिर उसके बाद इंटरिम पीरियड ना। हाँ। तो आप लोगों की तो 13 अगस्त की रात 12 बजे ढोस। आईनी है ना, आईनी तरीका यही है। हाँ हाँ, कि वही कि मतलब इलेक्शन अपनी जो मुद्दत है वो पूरी अक्टूबर में करके इलेक्शन खत्म। होगा। वो देखिए, आप टाइम तो बताएं, उन्होंने तैयारी करनी है, वो अगले फुल कमर बांध के बैठे हुए हैं। उनकी तैयारी है, आपको कैसे पता है? वो उनकी है। ये आपको सब कुछ पता जैसे है, उनकी आपको पार्टी का ही बिल्कुल पता है, नहीं उनकी पार्टी का ही पता है। आपने दूसरों पे कितनी नजर रखी हुई है? भाई, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, पाकिस्तान की शहरी हूँ, पाकिस्तान के लिए काम कर रही हूँ। मुझे देखना है ना कि कौन पाकिस्तान के लिए बेहतर है, कौन नहीं है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। मैंने तो नजर रखनी है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਜਾ ਤੋਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ था। मैम, आपसे मेरा ये सवाल है कि खान साहब इलेक्शन किए जा रहे हैं, उनके पास ऐसा क्या है कि वो इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं, और नून लीग को ऐसा क्या डर है कि वो नहीं करवा रही? नहीं, नून लीग को एक मिनट कोई डर नहीं है। मुझे ये बताएं, जब खान साहब हुकूमत में थे तब इलेक्शन क्यों नहीं कराया उन्होंने? उन्हें हम भी कहते थे इलेक्शन करा लें। जब सत्यानाश कर दिया, इकॉनमी डबो दी, इस वक्त आपके पास रिजर्व्स हैं, आपके पास इतने वो नहीं है वसाइल कि आप इलेक्शन करा सकें। जो वो कर रहे थे कि मैं 50 सीटों पे खुद इलेक्शन लड़ूंगा, फिर री इलेक्शन होगा। इलेक्शन तो नहीं खेलना ना, इलेक्शन करवाना है, हुकूमत बनवानी है किसी की, को पार्टी आनी है इक़्तिदार में, मुल्क आगे चलाना है। जवाब साहब, आप इनकी बातों से एग्री कर रहे हैं? यार वासिक, देखो ये 3 बड़े लोग हैं, बड़े का मतलब जो कंटेंडर हैं हाँ। वज़ीर आज़म बनने के। जी मुझे एक बात बताएं, आप मीडिया के आदमी हैं, प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है अमेरिका में, जी, इस मुल्क में इन तीनों को इकट्ठे बिठा के प्रोग्राम क्यों नहीं होता? तो लोग करते ही नहीं है। ये ट्रेंड्स कहाँ से आए? वो क्यों नहीं करते, ये सवाल है ना। ये तीनों आए हैं, ये खड़े उसी तरह जिस तरह वो खड़े होते हैं रोस्टम पे या डाइस हाँ पे, जी। और उसके बाद ये आपस में डिबेट करेंगे। जब ये आएंगे तो पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे, लग पता जाएगा इनको भी और अवाम को भी। ये तीनों इकट्ठे नहीं बैठते। ये इसीलिए नहीं बैठते क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास पाकिस्तान का कोई भी हल है, और इसीलिए बैठते भी नहीं। क्या करे हाल दिल बयां कोई, अपना खुशहाल है यहाँ कोई, गलती कर दी अगर हुकूमत ने, आ ही जाएगा तर्जमा कोई, क्या मेरे मुल्क में भी आएगा दूर अंदेश हुक्मरान कोई, हाय हाय आ। वेलकम बैक जी। मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम, जो भी हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत को ही ब्लेम करती है कि उनकी वजह से ये सिचुएशन है और हम उनके कर्जों में ही डूबे हुए हैं, तो ये ब्लेम गेम क्यों चलती है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि महंगाई कब कम होगी? पहली बात तो ये है कि ये ब्लेम गेम वाला कोई सीन नहीं है। आपके सामने है 2018 से पहले जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, और उससे पहले भी जब मियां नवाज शरीफ जब इक़्तिदार में आए हैं, देखें इंफ्रास्ट्रक्चर बना, एटमी धमाके हुए, सी पैक, IMF को खैरबाद कह दिया, ठीक है, मेट्रो लाइंस, ऑरेंज ट्रेन, और हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ तमाम की तमाम PMLN के दौर में बने हैं, मियां नवाज शरीफ के दौर में बने हैं। और अगर आप ये कह रही हैं, मैं तो एतराज़ नहीं कर रही, आप सारे लोग मुझे बता दें कि ये जो पिछले 3.5 साल गुजरे हैं उसमें मुल्क जो है वो किस नहज पे गया? क्या डॉलर 2018 में 104 पे था और स्टेबल नहीं था? तो क्या डॉलर पिछले 3.5 सालों में नहीं बढ़ा? और जो वो बारूदी सुरंगें बिछा के गए हैं, अगर अब हम बताएं भी ना, अगर बताने को आप लोग ब्लेम करना कहते हैं तो फिर इसमें हम अब नहीं कुछ कह सकते। और जो दूसरा आपने सवाल किया कि महंगाई कब ख़त्म होगी, देखिए जो IMF के साथ वो डील करके गए थे ना जिन शराइत पे, उसके बाद ये जो महंगाई हुई है ये इससे भी कहीं गुना ज़्यादा होनी थी, जो कि इसहाक डार साहब ने अपने VN के मुताबिक उन्होंने उसको कंट्रोल फिर भी किया थोड़ा सा, और आगे भी इंशाल्लाह ताला कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं,
अभी ये जो गवर्नमेंट आई है पीडीएम की, इससे पहले मुल्क जिस नहज पे खड़ा था ना, आज अगर हम अपने मुल्क में इज्जत से बैठे 2 वक्त की रोटी भी खा रहे हैं ना जो लोग, वो ये शुक्रिया अदा करें शहबाज शरीफ का। अगर शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में ना आते, राधी, क्या आपको एक्चुअली में लगता है कि देयर इज एनी रूम इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर टू गो अप? जो होता है एक स्ट्रक्चर, एक होता है स्ट्रक्चर, पार्टी बनाने का स्ट्रक्चर तो मौजूद है, लेकिन उस पार्टी के ऊपर जाने का स्ट्रक्चर टूवर्ड्स द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, ऐसा पाकिस्तान में मौजूद है? अच्छा, मेरा अपने ख्याल है आपने बड़ी ऐसी बात की है जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं कहते इसको। मेरा ख्याल है बिल्डिंग अ पार्टी स्ट्रक्चर एक्चुअली इज द रूट टू डिस्ट्रॉइंग दैट स्टेटस को कल्चर। ये आपस में कनेक्टेड हैं। अगर आप पार्टी का स्ट्रक्चर बनाते हैं आम लोगों के साथ मिलके, तो वो जो स्टेटस को का कल्चर है वो वही तोड़ सकते हैं, मतलब स्ट्रक्चर है वो तोड़ सकते हैं। क्योंकि आपको पता है जो इनकलाबी पार्टियां होती हैं वो क्या करती हैं, आपको तो पता है, आपने पढ़ी हुई है हिस्ट्री, मैं इनको बताने लगा। इनकलाबी पार्टियां जो होती हैं वो ऑर्गेनाइज होती हैं। जिस दिन उनका लीडर खड़े होकर कहता है ना कि आज सब बाहर निकल आए, तो चंद हज़ार लोग बाहर नहीं निकलते, करोड़ों की तादाद में लोग बाहर निकलते हैं। उनको पता होता है कि हमने क्यों निकलना है, हमारा हदफ क्या है, जब हम वापस आएंगे घर तो हमारे घर में क्या क्या चीज़ें जो होंगी जो पहले नहीं थी, हमें तालीम मिलेगी, हमें इलाज मिलेगा। उनको पता होता है कि इस तरीके से ही होगा। इसीलिए जब हम कॉल देते हैं या इवन नवाज शरीफ कॉल देंगे या आसिफ जरदारी कॉल दे के देख लें, कोई बंदा बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा, जहाँ तक वोटर की बात है, देखिए हमारा जो वो कहते हैं ना यूनिवर्सल सफरेज, यानी मतलब राइट टू वोट हर एक को जो मिला हुआ है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कहीं पे कांग्रेशनल सिस्टम होता है, उन सिस्टम में हमने वोट देना होता है। सिर्फ वोट लेना और देना जो है ना वो एक पूरा अलहदा एक आप ये समझें ये पैराडाइम है। मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क में वोट कैसे लिया जाता है? हमारे मुल्क में वोट लिया जाता है सबसे पहले तो पैसों से। इतने गरीब लोग हैं, इतने गरीब लोग हैं कि हम झूठ भी बोले ना तो कम है। मैं आपको जीटी रोड पे लेके चलता हूँ या मुल्तान रोड पे, लेफ्ट और राइट आपको कहीं भी घुसा देता हूँ, आए जी कच्चे में से घुस जाएं, आपको गुर्बत नजर आएगी हर तरफ, गुर्बत ही गुर्बत। बिल्कुल। अच्छा, फर्ज करें उस आदमी को या औरत को आप कहते हैं कि जी आपने इलेक्शन आ गया, वोट देना है किसी को, सबसे पहले वो पूछता है कि जी मुझे क्या मिलेगा? सिंपल बार्गेनिंग है। तो आप उसे कहते हैं 500 रुपया, वो कहता है 500 रुपया बेहतर है, वैसे भी क्या मिलना है, 500 रुपया दो, वोट ले लो। तो सबसे पहले तो इस पर मिलता है। दूसरे नंबर पे थाने कचहरी के काम पे, फिर नालियां पक्की कच्ची कराने हैं, उसके अलावा फिर रोब और बरादरी का भी वोट होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे बिल्कुल सही पता है, उन भाई साहब को ये लगता है कि अभी मैं इलेक्शन कराऊंगा ना तो मैं किसी को भी खड़ा करूंगा तो वोट मिल जाएगा। इनको पता कोई नहीं है इस वक्त क्या हो क्या रहा है। एक्चुअली एक वेव आई थी इंपोर्टेड गवर्नमेंट और अमेरिकी साजिश, और इन्होंने ना लोगों को पकड़ लिया था उस वक्त। फिर ये कि उस जमाने में ये मजलूम बन गए थे कि जी मेरी गवर्नमेंट चली गई, इन्होंने मुझे उतार दिया वगैरह वगैरह। अच्छा, वो जो वेव आई थी ना वो इनके पूरे पॉलिटिकल करियर की सबसे बड़ी वेव थी, और उसकी उन्होंने पीक अचीव की, एक चोटी पे चले गए। उस दिन से लेके ना आज तक वो चोटी से नीचे आ रहे हैं, उनको मालूम नहीं है। ये सोशल मीडिया पे इनको लगता है ना कि हमारे स्टॉलवर्ड्स लगे हुए हैं, हमारे एक्टिविस्ट लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। अब मसला ये है कि ये जो आदमी इसको लगता है कि शायद ये लोग मुझे वोट देंगे। लोग उस जगह आ गए वापस, बिल्कुल वापस। वो कहते हैं फिर सारे वही हैं, 500 रुपया दो वोट ले लो। इसको पता नहीं है इस बात का। और इलेक्टेबल जो है ना, वो जिस पार्टी के पास इलेक्टेबल्स होंगे ना वो वोट ले लेगा आराम से। तो ये जो एक अजीबोगरीब तासुर बनाया हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। परवेज मुशर्रफ को लगता था कि मैं सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा हूँ। उनको लगता था मैं जब आऊँगा ना पाकिस्तान तो पूरे मुल्क में सड़कों पे लोग आ जाएंगे। जब वो कराची एयरपोर्ट पे उतरे तो उनको लेने के लिए चंद 100 लोग भी नहीं आए, वो डिप्रेशन में चले गए, और उसके बाद उनकी पॉलिटिक्स भी खत्म हो गई। तो उनको भी ये झटका लगने वाला। मैं ਤੁਹਾਡਾ फैन हो गया भाजी, मैं वोट पक्का यकीन करो। इंज दा सादा लीडर चाहिए थानू, लगदे नहीं सियासतदान, लगदे कब्जा लैन आए ने। देखो जिन्होंने वोट मांगा ही नहीं, कोई बात ही नहीं की, उनको आप वोट देंगे? हम दे आपकी रहे भी क्या हैं वैसे सोच है? कितना उन्होंने माइंड किया कि जिन्होंने वोट नहीं मांगा उनको आप वोट देंगे, जो उस वक्त से मांग रहे हैं उनको आप नहीं दे रहे। कितनी बुरी बात है। मांग तो हम भी नहीं रहे, लेकिन मगर उन्होंने वोट इलेक्शन भी तो लड़ना है। जब लड़ेंगे, जब वो कहेंगे तब देखेंगे। लेकिन अभी तो उन्होंने कहेंगे नहीं, वो कहीं जा रहे हैं, कब से कह रहे हैं वो तो। ऐसे बात है ना, ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, बहस हो रही पीटीआई नून लीग पीटीआई,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਵਾਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੌਰਨ नासिर भाई ने फोन मिला के तो गल कराती नहीं मगर देखिए मजे की बात यह है कि आप लोग तो चले पुरानी राइवलरी के चक्कर में पीटीआई के दौर के अंदर जो भी था गुजरना पड़ा था आपको हार्ड टाइम से, मगर ये तो एक अकेले ही लगे हुए थे उस वक्त जब उनकी हुकूमत भी थी। आपने माशाल्लाह बड़ा जज्बे से उन 3.5 साल में। मैंने 2013 में ना, और ये तीनों लोग जो है उनको मैं गवाही के तौर पे वो कहते हैं कि मैं गलत कह रहा हूँ। साबिक वज़ीर आज़म ने मुझे 2013 में 3 दफ़ा कहा पार्टी में आने के लिए, 3 दफ़ा। एक दफ़ा तो लियाकत बलोच के सामने कहा, लियाकत बलोच गवाए इसके। दूसरे मुझे एहसन इकबाल मेरे घर आए, मेरे वालिद साहब और मेरे साथ बैठे, उन्होंने मुझे पार्टी में आने के लिए कहा 2013 में अगेन। जब क्योंकि मैंने जलसे अटेंड नहीं किए थे, उनका ख्याल था कि कुछ लोगों ने किए तो आपने नहीं किए तो आप इधर आना चाहिए। मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मेरे सीनियर हैं। फिर नज़र गोंदल के भाई जुल्फ़कार गोंदल जो थे, मैं डॉक्टर लाल खान के घर बैठा हुआ था, शायद आपको पता हो, बहुत बड़े लेफ्टिस्ट हैं, मेरे उस्तादों में से भी एक हैं। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था तो जुल्फ़कार गोंदल ने फ़ोन पे मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब ने फ़ोन मिलाया, उन्होंने कहा जी हम आपको टिकट देते हैं अभी उस पार्टी की लाहौर से। एक नज़रियाती आदमी जो होता है ना, मैं यूनिवर्सिटी के ज़माने से लेफ्ट ऑफ सेंटर हूँ और हम यूनिवर्सिटी के ज़माने से पॉलिटिकल डिबेट्स और ये सब करते रहे हैं। मौसीकी में आने की वजह ये थी कि मैं मशहूर हो जाऊं ताकि मैं ये काम कर सकूं। आखिरकार मेरे वालिदैन सियासत पढ़ाते थे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। अब मेरे जैसा बंदा जो है ना वो पार्टी ही बना सकता है, वो किसी पार्टी में जा नहीं सकता। अगर कोई किसी वो इसलिए कि वो जो सारी पार्टियां अरबपति खरबपतियों की हैं, या वो उनको चलाते हैं। और जो वोट लेने का तरीका है वो है कि करोड़ों रुपया लगाओ अपने इलेक्शन पे, अगर नहीं लगा सकते तो आप फारिग हो, आपको पार्टी छोड़े, टिकट भी नहीं देगी। टिकट लेने के लिए भी 2-4 लोगों का आपस में मुकाबला होता है कि पार्टी को पैसे कौन ज्यादा देगा ताकि उसको टिकट मिले। मगर मुझे बताएं आप कैसे इलेक्शन लड़ेंगे फिर, या हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू विन? लेकिन ये जो आपने बात की है ना, ये करोड़ों वाली, ये सिर्फ पीटीआई का कल्चर था, ये नहीं पीएमएलएन का बिल्कुल ये कल्चर नहीं है। ऐसा कुछ भी कभी हमने नहीं सुना। सारे मिडिल क्लास पाकिस्तान का कल्चर है जी। पीपल्स पार्टी में भी मिडिल क्लास है, नून लीग में भी सारी मिडिल क्लास है। पीएमएलएन में टिकट लेने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, आपका मुकाबला नहीं होता। मैंने तो आज तक नहीं देखा जिस तरह ये बोलियां लगती थी ज़मान पर, हमने तो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, अगर आप कोई सियासत करना चाहता है, इन सब में से कोई भी आम लोग जो हैं, और इनकी अपनी पार्टी कोई नहीं है और उसका तरीका फिर कोई और होता है, वो कैसे चलती है उसका तरीका, जैसे लेबर पार्टी चलती है इंग्लैंड में, या जैसे आम आदमी पार्टी चलती है इंडिया में। अभी उन्होंने दिल्ली में हुकूमत बनाई है और वो उनके अंदर कोई अरबपति खरबपति नहीं है। पंजाब में जो बनाई है, जो चीफ मिनिस्टर है, हाँ आप पंजाब में बना ली है, उन्होंने बनाई है। अच्छा देखिए, ये जो लोग हैं ना सारे, इनको एक बात नहीं पता, जिस दिन इलेक्शन होता है सिर्फ पोलिंग बूथ जो है ना एमएनए और एमपीए के जो होते हैं, अगर उनको मैनेज करना हो ना तो ये 1.5-2 करोड़ रुपए का काम है सिर्फ उस दिन के लिए। और उसके अलावा जो कैंपेनिंग है, उसके अलावा जो इश्तहार हैं, वो तो और ही एक बिल्कुल, और मिला के अगर कोई बड़ी सीट हो तो आपके 10 से 15 या 20 करोड़ लग जाते हैं। और आपको तो थोड़ा सा पता है क्योंकि आपके तो काफी थोड़ा सा सियासत का है। तो ये सियासत टोटल पैसे की सियासत है। इसको तोड़ने के लिए पैसा ही चाहिए, लेकिन वो इस तरह चाहिए जैसे ट्रेड यूनियन चलती है। जैसे मिसाल के तौर पर इस मुल्क के अंदर अगर एक तहरीक चले, आम लोगों को अकल आए और उनको पता चले कि हम भी कोई चीज़ हैं, और वो 2-3 करोड़ लोग मेंबरशिप लेके सिर्फ 1,000 रुपया महीना चंदा देते हैं उस पार्टी को, आपको पता है ये अरब रुपया बनता है, अरबों से। जी जी बिल्कुल। तो ये इस तरह पार्टियां ये चलती हैं और लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि ये पार्टियां जो है जरूरी है पाकिस्तान में। मगर मुझे तो लगता है यहाँ पे इस वक्त ज्यादा इतना एक वो हो चुका होता है, डिसइंटरेस्ट इतना हो चुका है पॉलिटिक्स के अंदर। एक लोगों को अजीब लगेगी बात, इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है हमारा, जो कि हमारा मसला है क्योंकि हम हर वक्त पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। और अब तो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक हर तबका जो है, आप कहीं रेस्टोरेंट, खाना, शादी, घर, कहीं चले जाएं, कोई सवाल सियासत से मुतालिक हो रहा होगा। ये एक डिसएडवांटेज लगता है मुझे एज अ बिगर सोसाइटी, बिकॉज हमारे पास और गुफ्तगू करने के लिए चीज़ें जो हैं हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे। बट एट द सेम टाइम जहाँ ये इंटरेस्ट है वहाँ पे डिसइंटरेस्ट है कि देयर इज नो होप फ्रॉम द पॉलिटिशियंस, जो कि एक अजीब सा एक कॉम्बो बन चुका हुआ है। नहीं, पीपल आर स्टिल होपफुल कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो मजीद बेहतरी करेंगे। लोग अभी भी, मैडम मुझे लगता है, देखिए एक आप जेनेरिक लेवल पे बात करी, मगर मैं आपको सही बताऊं, मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं उनकी पार्टी से हूं, बट मैं ऑनेस्ट आपको ओपिनियन दे रही हूं, बिकॉज मैं सही बता रही हूं कि मैं लोगों में जाती हूं, मैं बहुत ज़्यादा मतलब गाँव में, छोटे इलाकों में मैं जाती हूँ। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि अभी भी लोगों में होप है। लेकिन ये जो खान साहब कह रहे हैं ना कि मेरी बहुत फॉलोइंग है,
उस वो बिल्कुल नहीं। आई तब होप मुझे कि आप जो कह रही हैं कि अगर उनको मियाँ साहब से लग रही है उम्मीद तो चले उनसे ही लगे, मगर मुझे लगता है कि वो उम्मीद खत्म होती जा रही है, इंटरेस्ट बढ़ गया हुआ है। इंटरेस्ट लोगों का बढ़ गया है आप बहुत। ठीक कह रहे हैं। एक तो सियासत अब वो कर ही नहीं सकता कोई जो कि या तो किसी बड़ी पार्टी में ना हो जिसका नाम पहले से बहुत बड़ा हो, जिसको हर घर में लोग जानते हो, और या वो खुद बहुत मशहूर ना हो किसी भी वजह से। सियासत आप कर ही नहीं सकते। पहली बात तो ये है जो भी आपने की है। दूसरा ये कि देखें हमारा टेलीविज़न जो है, हमारा सिनेमा जो है, रेडियो है, हमारी पब्लिकेशंस हैं, सोशल मीडिया है। मैं पर्सनली ये चाहता हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैंने आर्टिस्ट का एक पूरा वक्त गुजारा है इस मुल्क के अंदर। मैं चाहता हूँ इस मुल्क में फिल्में लगें, इस मुल्क में कल्चरल एक्टिविटीज़ हों, लोग एंजॉय करें, गाने गाए जाएं, यहाँ ड्रामा हो, यहाँ पे स्पोर्ट्स हो। मैं ये चाहता हूँ पर्सनली। बराबरी पार्टी भी इसीलिए बनाई है। ये चीज़ें होनी चाहिए और ये होंगी नहीं, मैं आपको बता दूं, जब तक ये सारे आपस में लड़ते रहेंगे इक़्तिदार के लिए। और ये अरबपति खरबपति लोग हैं, इनका और कोई, ये पाकिस्तान के साथ इनका कोई मसला नहीं है। इनके बच्चे बाहर हैं, इनके जदादें बाहर हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म के बच्चे भी बाहर हैं। ये सारे एक जैसे हैं, ये सिर्फ ड्रामे करते हैं। सिर्फ उन्हीं के बच्चे बाहर हैं, और किसके बाहर हैं? नवाज शरीफ साहब के बच्चे यहाँ पे हैं। हम सब ने इधर रहना है, हमारे बच्चे भी इधर ही हैं। ख्याल से लंदन कहाँ पे है? क्या हुआ? मेरे वसीम अकरम प्लस, मेरे स्टार प्लस, मेरे जीरा प्लस पार्टी छड़ के चले गए। पता चला मैं बड़िया मैं काला कीतियां ने। अच्छा टल्ली ते टल्ली वजी है, अगू कट्टी जा रहे। हाय 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 हाय, अखीर बंद ही कर दिता ने। ओए होए, मैं फिर उन्होंने तो बगैर रह तो नहीं सकता। I know। मेरे प्यारे उस्मान बुजदार साहब कितने चले गए। हाय हाय, कंडिया फिर मैं डाला। ठीक है। रस्ते च लिया मैं 2-2.5 किलो चौसा। ठीक है। ते पहुंच गया तौसा। सारा शहर में लभे नहीं लभे। अच्छा। अखीर फिर मैं पहाड़ वाले पासे कूच कीता। अच्छा। नुक्कर दे उत्ते एक पहाड़ दे उत्ते एक साइड दे उत्ते पत्थर पिया सी, ओदे उत्ते बैठे सन, अखां दे विच घसुन लेके रो रहे सन। अच्छा। देख के मेरा भी रोना निकल गया। पहले मैं कीता उन्हां नूं, अच्छा। फिर उन्होंने मैनू कीता। मैं क्या सर तुसी ये की कीता है? अच्छा। कहंदे ने पहले मैं कभी अपनी मर्जी नाल कुछ कीता। मैं कहा नहीं वैसे सर सही सही दसो तुसी की कीता है? हाँ। कहंदे ने मैं कुर्बानी दिती है जमात दे पीछे। कुर्बानी? मैं क्या कुर्बानी केड़ी दिती है तुसी? हाँ। कहंदे ने मुखालफिन हमेशा कहते थे -1। हाँ। -1। हाँ। फिर मैं विचों -1 हो गया। सर और किसी और दे बारे कहते सन। हाँ। कहंदे ने चुप कर मौका लगा मेरा ही जान दे। अच्छा ठीक है। मैं कहा सर तुहाडी गल ठीक है। हाँ। चलो बाकियां ने भी जमात छड्डी है। हाँ। ते तुसी ते मैं क्या सियासत ही छड़ दिती है। हाँ। कहंदे ने बस ऐसे गलों परेशान आ कि तारीख मुझे किन लफ्जों से याद करेगी। मैं कहा सर हसीन हादसात की सूरत में याद करेगी। ते मैं कहा सर हुण की करोगे? कहंदे ने 3.5 साल में की कीता है। मैं तुहाडे सच ते कुर्बान, वाकई तुसी कुछ नहीं कीता, लेकिन लाहौर ते आओगे कि नहीं? हाँ। कहंदा यार निर्गोली हालात ठीक नहीं हैगे। हाँ। लेकिन फिर भी तू अपना व्हाट्सएप खुला रखी। अच्छा। मैं आने तो पहले मैसेज करांगा। ठीक है। भाई पार्टी दे विच कोई भी ना रवे। हाँ। लेकिन मैनू अफसोस है उस्मान बुजदार साहब दा। हाँ। यार बड़ा अफसोस, एडे शरीफ आदमी यानी बोलने भी नहीं ते कर दिता ना यार। तकरीर भी कुछ नहीं बोले। नहीं उन्होंने सिर्फ माइक दे के मुंह कीता, उस तो बाद इंजन कीता नहीं ते खत्म हो गई तकरीर। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ 3-3.5 ਸਾਲ ਬੋਲਿਆ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਕੱਢਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ? तेरे अजीम सियासी लीडर होए ने आने वाले वक्त हो सकता अपनी पार्टी बढ़ाउन,
ओ माशाल्लाह जवाद वसीम साहब नहीं है। जवाद अहमद साहब Yes. इस मुल्क के बेहतरीन सिंगर और ऐसे बेहतरीन सियासतदान सर अपनी पार्टी के चेयरमैन है मस्कीन पार्टी दे नहीं बराबरी पाकिस्तान बराबरी है अगले सदर कौन ने कौन है? मैं तो पूछ रहा तुम मैंने पूछ रहे जवाद अहमद साहब जवाद अहमद साहब सदर ही बना दिए सर अगले सदर अपनी पार्टी दे फेरे ही ने अच्छा अपनी पार्टी के हाँ जी ऐसा ऐसा मुल्क में बेहतरीन तरक्की करेंगे माशाल्लाह बाजी ने मैं किधरे वेख्या है मियां दे नारे वजने ही वजने मेरे मियां साहब आ रहे ने इंशाल्लाह मियां साहब आ रहे ने कदों मजा आंदा सुन के ਮੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਜੇ नहीं जी हुण आ रहे ने हालात और वाकयात दस रहे ने कि मियां साहब आ रहे ने ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵਨ ਸੈਲਫੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2-2 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਰੋ ਬਚੜੋ ਸਿੱਖ ਲਓ ਕੁਛ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਓ ਅੰਨਿਓ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਯਾਰ ਇਤਨੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਮੈਮ मैं जाके परसों में जाना है अच्छा मियां साहब ਨੂੰ जाके मैं विखावांगा ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਦੰਦੀ ਵੜਤੀ वेलकम बैक जी अवाम का सवाल जी मैडम अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम ईमान फातिमा है जवाद सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप एक बहुत अच्छे सिंगर रह चुके हैं ऐसा आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है जो आप अकेले में गुनगुनाते हैं तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं ਸਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰੇ ਜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ तुम जीते हो या हारो हमें तुमसे प्यार है मेरी पार्टी ने कहा था मेरे दोस्तों ने कहा था मेरे इर्द गिर्द लोगों ने कहा था एक्चुअली बहुत ही कंसाइज करके मैंने इलेक्शन लड़ा था 3 लोगों के खिलाफ और तीनों के नाम ये थे खान NA 131 लाहौर शहबाज शरीफ NA 132 लाहौर और बिलावल भुट्टो सरदारी NA 246 लियारी कराची। वाह वाह वाह। मुझे हामिद मीर ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं ये आप एक जगह से लड़ें या एक जगह से ऐसी सीट पे लड़ें जहाँ आप जीत सकते हैं। मैंने उनसे कहा मैंने जीतने के लिए लड़ना ही नहीं इलेक्शन मैं पार्टी बनाने के लिए इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मैं इतने बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोगों के सामने इलेक्शन लड़ सकता हूँ मिडिल क्लास से आदमी जो अपने वालिद साहब के घर में रहता है मेरा अपना घर भी नहीं है मैं एक कनाल के घर में रहता हूँ जो कि मिडिल क्लास का घर होता है तो फिर आने वाले वक्त में बराबरी पार्टी से आम लोग इन तमाम लोगों के सामने खड़े होकर इलेक्शन लड़ेंगे। मैं सिर्फ इसलिए लड़ा था इलेक्शन मैंने जीतने के लिए थोड़ी लड़ना था और उसमें मेरे पैसे भी लगे ज़ाहिर बात है थोड़ी बहुत कन्वेंसिंग करनी पड़ती है आपको टाइम भी देना पड़ता है आपको बातें भी सुननी पड़ती हैं लेकिन जब मैंने इलेक्शन लड़ लिया और मैं ज़ाहिर बात है हर जगह से हार नहीं था मैंने और पहली दफ़ा लड़ा था तो उसके बाद मुझे एक बस बात की खुशी हुई है कि जो सीरियस लोग आए ना हमारे साथ उनको सबसे अच्छा लगता ही है कि आप जीतने के लिए लड़े और अब मैं इलेक्शन लड़ ही नहीं रहा। अच्छा भाई देखें फ़र्ज़ करें कि मैं इलेक्शन लड़ता हूँ फ़र्ज़ करें मैं खुद मैं फिर इलेक्शन लड़ता हूँ जी मैं कुछ बनने के लिए लड़ता हूँ किसी छोटी सी सीट पे खड़ा हो जाता हूँ किसी ऐसे आदमी के सामने जैसे उस्मान बुज़दार थे एक ज़माने में किसी को पता नहीं था ये कौन है भाई मतलब उठा के इनको वज़ीर आला बना दिया उससे पहले किसी को पता नहीं था। इस तरह के बहुत सारे MP MNA आपको मिलेंगे तो आप वहाँ से लड़ लें आप आ भी जाएं पार्लियामेंट में क्या कर लेंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते आप इतने बड़े बड़े खरबपतियों अरबपतियों के अंदर बैठ के क्या करेंगे। तो इसलिए हमने सिर्फ पार्टी बनानी है मैं पार्टी बनाने के लिए अपना रोल अदा कर रहा हूँ मैंने जो करना था कर लिया पैसे की मुझे ख्वाहिश कोई नहीं है ज़मीन पे मैं सो सकता हूँ आराम से। इसके अलावा मुझे लगता है कि ज़िंदगी में कोई लालच वालच जो है वो ना मुझे कभी रहा है ना मुझे कोई ख़रीद सकता है ना मैं किसी को ख़रीदना चाहता हूँ तो मैं एक सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ इससे ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं। मगर आप चेयरमैन ही पार्टी का इलेक्शन ही लड़ेगा ये क्या बात हुई? ऐसे तो दुनिया में होता है यार। मैं आपको एक बात बताऊँ ये जो होते हैं जैसे पार्टीज़ हैं बड़ी बड़ी दुनिया के अंदर उनके अंदर जो पार्टीज़ को चला रहे होते हैं लोग वो खुद इलेक्शन कई दफ़ा नहीं लड़ते। हाँ। अच्छा फिर जो लोग पार्टीज़ के चेयरमैन होते हैं या उनके जो स्ट्रक्चर के अंदर बड़े ओहदों पे होते हैं वो लोग आइडियोलॉजिकल लोग होते हैं वो पार्टी की पॉलिसी बनाने में काम करते हैं वो मैनिफेस्टो बनाने में काम करते हैं वो स्ट्रेटजी बनाने में काम करते हैं वो ऑपरेशंस पे काम करते हैं।
इलेक्शन लड़ना जो है वो तो कोई इतना बड़ा मसला होना ही नहीं चाहिए। जी बेटे, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम रीज़ा मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि नून लीग की जो वोट बैंक है उसको बढ़ाने के लिए आप क्या तर्जुमा रखते हैं, क्या आपका प्लान्स है? देखिए जी, नून लीग का पहले तो बात यह है कि जो वोटर है वो कभी नून लीग को छोड़ता नहीं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमारा जो वोटर है वो नज़रियाती है, जिसको वाकई ही मियाँ नवाज शरीफ से और पाकिस्तान से मोहब्बत है, और जिसे ये यकीन है कि अगर पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा होगा तो मियाँ नवाज शरीफ ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। और वोट बैंक को बढ़ाने के लिए नहीं, हम तो वैसे ही पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करते हैं। और आप मुझे बताएं, किस गवर्नमेंट ने यूथ को लैपटॉप्स दिए हैं? किस गवर्नमेंट ने यूथ लोन प्रोग्राम शुरू किए हैं? किस गवर्नमेंट ने बच्चों की जो फीस है उसमें रिलैक्सेशन की है? कौन है? मियाँ नवाज शरीफ ने यूथ प्रोग्राम के थ्रू ये सारा कुछ किया। उससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में ये सारे प्रोग्राम्स किए। सवाल नहीं सी अब्बा जी, जेड़ा तुसी सोच गया है ना गड्डी च क्या है, मैं कहना जरूर हो तुसी क्या सर 2020 खेलेंगे आपसे, जल्दी से ऑप्शन दूंगा, सवाल पूछूंगा, ऑप्शन में से आपने जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे जवाब नहीं देना चाह रही है, नहीं दे पा रहे तो जनरल नॉलेज मौजूद है। कौन आप में से पहले खेलेगा? जिस मर्जी को आप करें। नहीं, आप बताएंगे, आपस में मुज़ाकरात करें। बाजी खेलेंगे, नून लीग वाले नहीं डरते किसी को। बताइए, आपसे स्टार्ट कर लें? चलें जी निदा जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। मैडम ये बता दीजिए कि किसी एक की बायोग्राफी आपने पढ़नी है और लाजमी पढ़नी है, किसकी बायोग्राफी इनमें से आप पढ़ना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब कायम अली शाह और जनाब उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार साहब की इंटरेस्टिंग होगी, आई एग्री विद यू। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं पहले से ही, एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं हिना परवेज भट्ट, बुशरा भट्ट और ज़ेब जाफर। तो सेल्फी किसके साथ है? बुशरा भट्ट के साथ। स्माइल किनको दे रही हैं? हिना को। और फ्लोर आ चुका हुआ है? ज़ेब। ठीक है। ये बताइए, 3 लोगों की तकरीर चल रही है टेलीविजन के ऊपर, एक की तकरीर आप बार बार सुनेंगी, एक की तकरीर आप एक बार सुनेंगी और एक की तकरीर आ रही हो तो आप फिलहाल कमरे से निकल जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब राना सनाउल्लाह, जनाब शाहिद खाकान अब्बासी और जनाब तलाल चौधरी। तो किसकी तकरीर आ रही हो तो बार बार सुनेंगी? शाहिद खाकान अब्बासी। किनकी आप एक बार सुनेंगी? राना सनाउल्लाह। और आप कमरे से जा रही हैं फिलहाल, आखिरी ऑप्शन है तलाल चौधरी। ये बताइए, चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप चांद पर ही छोड़ आएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ठीक है, तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा आसिफ और जनाब इसाक डार। बाजी देख लेना, वापस भी जाना जी। ख्वाजा आसिफ साहब पे छोड़। ख्वाजा आसिफ साहब होंगे वो, ठीक है, क्योंकि उनका काम ऐसा है कि वो वहाँ पे भी नया प्रोजेक्ट शुरू वो कर वहाँ पे रहे नया प्रोजेक्ट। बिल्कुल। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बिलावल भुट्टो और जनाब आसिफ जरदारी। जी, आसिफ जरदारी साहब होंगे वो। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आबिद शेर अली और बिलाल यासीन। आबिद शेर अली। आबिद शेर अली को लाइफ जैकेट दे दी है उन्होंने। जी जवाब साहब, सर एक बायोग्राफी आपने ही पढ़नी है, वैसे तो आप पढ़ते रहते हो किताबें, लेकिन बताइए इनमें से किसकी बायोग्राफी पढ़ना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बिलावल भुट्टो और मोहतरमा मरियम नवाज। यार आप मतलब मैं दोनों की नहीं पढ़ना चाहूंगा। मुझे पता है, लेकिन मैंने इसलिए कहा मजबूरन पढ़नी है। मरियम नवाज। बिलावल भुट्टो जरदारी की। अच्छा, बीच में उन्होंने कोशिश भी की इन्फ्लुएंस कर सके, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की होगी वो। सर ये बता दीजिए, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रहे हैं, आपके फोन के अंदर एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जवाद बशीर और एहसन रहीम। एहसन रहीम होंगे वो। लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं फरिया परवेज, हदीका कियानी साहिबा और ज़ेब बंगश। तो सेल्फी किसके साथ है? यार ये ना बाद में चलेगा भी, यही तो चलता है। साथ साथ पानी पीते रहे सर।
कोई और कुछ और हो सकता है? नहीं, यही 3 ऑप्शन है। मैं आप जनरल नॉलेज आपके पास है, उधरना चाहिएगा। मैं आपको इतना बरादराना मशवरा दे सकता हूँ। प्रिया ब्रुएस के साथ सेल्फी हो गई, ठीक है जी। स्माइल किन को दे रहे हैं? ज़ेब बंगश को। ठीक है जी। और फ्लोर आ गया हतीका जी का। ठीक है। ये बताइए, चांद पे आप भी जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिनको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास हैं, जनाब शहबाज शरीफ और जनाब नवाज शरीफ। सवाल आपसे, घबराव हो गई है, ऑप्शन आपको दिए हैं। देखिए नवाज शरीफ जो है ना वो पहली चांद पे है इस वक्त। तो है नहीं। ठीक है, तो उन्हीं को छोड़ाऊंगा। नवाज शरीफ साहब को छोड़ दिया। ये बताइए, 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं, एक की बार बार सुनेंगे, एक की एक बार सुनेंगे, और एक की आप आने पर कमरे से फिलहाल बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शेख रशीद, जनाब मौलाना फजलुर रहमान और जनाब तलाल चौधरी। तो किसकी तकरीर बार बार सुन लेंगे आप? मौलाना फजलुर रहमान की। ठीक है, मजा तो आएगा कम से कम। मजा आएगा। एक बार किसकी सुन लेंगे? तलाल चौधरी की। और कमरे से बाहर चलेंगे शेख रशीद की तकरीर पर आप। ठीक है सर, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जाना है। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाह रहे हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और मोमना मुस्तहसन। असल में ना आप बड़े ऐसे तेज आदमी हैं, ये सवाल ही ऐसे होते हैं कि अब वो बंदा पता नहीं उससे जवाब दे कि क्या लगेगा लोगों को। सर तेज ने तो कुर्सी पे 7 साल कट गए। और ऐसा सवाल करते हैं कि बंदे का दिल चाहता है वो टाइटैनिक से छलांग मार दे। नहीं सही दसो, वो बेहतर ऑप्शन है। जी सर। मोमिना, क्योंकि वो गाना बना लेंगे वहाँ। ठीक है, मोमना मुस्तहसन होंगी वो। सर आखिरी सवाल है, डूबती कश्ती, 2 लाइफ जैकेट्स, एक अपनी दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब अबरारुल हक और जनाब मोहित पीरजादा। अबरारुल हक को बचा लूंगा। जी जावेद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। अनीजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि इलेक्शंस होंगे तो आप लोगों को खूब धूम धड़के का मौका मिलेगा।